नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और 2005 के शुरू में यानी जनवरी महीने में जो नया वर्ष शुरू होता है, उस पर जयपाल रेड्डी के यहाँ दोपहर का भोज रखा हुआ था। जो दिल्ली के जो नेशनल ब्यूरो में काम करते हैं, अलग-अलग समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के लोग, उनके लिए वो भोज का आयोजन था। जयपाल रेड्डी चूँकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हुआ करते थे, तो उनकी ओर से हर साल जनवरी में यानी नए साल में भोज का आयोजन होता था, मेल-मुलाकातें होती थी। ऐसा रिवाज दिल्ली में कई नेताओं ने जारी रखा हुआ है। इनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 1-2 लोग और हैं, जो मीडिया के लोगों को बुलाते हैं। मेल मुलाकातें हो जाती हैं, गपशप हो जाती हैं। तो जयपाल रेड्डी के यहाँ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए थे। उनमें प्रणब दा भी थे, यानी प्रणब मुखर्जी भी थे। धोती पहने हुए थे और कुर्ता डाले हुए थे। लॉन में कुर्सी पर विराजमान थे। उनके इर्द-गिर्द गोल घेरे में बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए उनसे गपशप कर रहे थे। उनमें मैं भी था। तो हम में से किसी ने उनसे पूछा कि प्रणब दा, आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों? तो प्रणब दा को वैसे इस तरह के क्वेश्चन की शायद उम्मीद नहीं रही होगी पत्रकारों से, पर जैसा उनकी नेचर थी, पहले तो वो खिलखिला करके हँसे और हँसने के बाद उन्होंने चीज़ों को टालने के लिए, बात को टालने के लिए उसमें एक ट्विस्ट देते हुए जवाब दिया कि चूंकि मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ अच्छे से, और देश का प्रधानमंत्री तो वही बन सकता है जो अच्छे से हिंदी बोल सकता हो। सब समझ गए थे कि प्रणब दा इस संवेदनशील और नाजुक सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, और वो जवाब देते भी तो क्या देते। लेकिन ये प्रश्न तो अपनी जगह है और ये आज भी पूछा जाता है कि उस समय कांग्रेस के भीतर अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाना था, तो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति अगर कोई था, तो वो प्रणब मुखर्जी थे। अब बहुत सारे लोग इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि इसका मतलब आप मनमोहन सिंह को अयोग्य बता रहे हैं। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, इकोनॉमिस्ट थे, इससे तो किसी को इनकार नहीं। लेकिन वो राजनीतिक समझबूझ भी रखते होंगे या रखते थे, उनका कोई जनाधार था, जैसे प्रणब दा का था। और जिस तरह की विकट से विकट परिस्थितियों में चीजों का सामना करना, उनको सुलझाना, और देश की जो, चूंकि हमारे यहाँ तो इतनी विविधता है, अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें अगर कोई सबसे बेहतर चॉइस हो सकती थी, तो वो प्रणब दा हो सकते थे। लेकिन यक्ष प्रश्न, सोनिया गांधी ने प्रणब दा को उस समय प्रधानमंत्री बनाने का फैसला क्यों नहीं लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही क्यों पीएम चुना? तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2004 और 2000 1984, यानी करीब-करीब उस कालखंड के 20 साल पीछे, 2 दशक पीछे जाना पड़ेगा। जिस समय नई दिल्ली में इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षक सतवंत और बेअंत ने गोलियों से हत्या कर दी, और सोनिया गांधी और उनका कुछ स्टाफ, यानी इंदिरा गांधी का स्टाफ, उनको एक एम्बेसडर में एम्स लेकर के गया। उस समय
राजीव गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और प्रणब दा भी उस समय पश्चिम बंगाल में ही थे। कोलकाता से राजीव गांधी ने जब वो 40 सीटर एक जहाज में दिल्ली की वापसी की, तो उसमें गनी खान चौधरी और प्रणब मुखर्जी भी उनके साथ थे और रास्ते में ही कॉकपिट के जरिए ये जानकारी मिल चुकी थी कि इंदिरा गांधी के शरीर में करीब 16 बुलेट दागी गई हैं और अब वो नहीं रही। तो राजीव गांधी ने एक स्वाभाविक सा सवाल प्रणब मुखर्जी से पूछा रास्ते में कि प्रणब दा, अतीत में क्या कुछ अचानक से घटी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और उस समय क्या किया गया था? तो प्रणब दा ने बड़े सीधे स्वभाव में उनको जानकारी दी कि 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद अ, एक अंतरिम प्रधानमंत्री को शपथ दिला दी गई थी, गुलज़ारी लाल नंदा को, जो सीनियर मोस्ट थे। और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की अचानक डेथ हो गई थी, जब वो रूस के दौरे पर थे, तो भी कुछ समय के लिए गुलज़ारी लाल नंदा को ही शपथ दिलाई गई थी और बाद में अ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनाई गई थी। तो ये सारी बातें हुई, दिल्ली में लैंड कर गए। राजीव गांधी को रिसीव करने के लिए माखनलाल फोतेदार और तमाम दूसरे लोग हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए थे। उनको गाड़ी में बैठाया गया, सीधे एम्स ले जाया गया और वहां पर हाँ, एक बात और हुई थी। तो राजीव गांधी ने कहा था कि प्रणब दा, अगर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है यानी प्रधानमंत्री पद की, तो क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये प्रणब दा ने बाद में अपनी पुस्तक में भी लिखा है। उन्होंने जानकारी दी है। मुखर्जी टुक राजीव देन 40 टू द rear of the aircraft and inform him about their decision. His immediate question to me was, "Do you think I can manage?" Mukherjee replies, "Yes, we are all there to help you. You will have everyone's support." और बाद में उन्होंने कुछ और जानकारियां भी उस किताब में दी हुई हैं। इनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये क्या जानकारियां हैं। राजीव गांधी जब प्रणब दा से ये पूछ चुके थे कि क्या मैं संभाल सकता हूं, और प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हम वहां हैं, सब आपकी मदद के लिए रहेंगे और आप अपना दायित्व संभाल पाएंगे। लेकिन हवाई अड्डे से एम्स के बीच में जो दूसरी बात हुई थी राजीव गांधी की प्रणब मुखर्जी से, उसके बारे में जब उन्होंने माखनलाल फोतेदार को शेयर किया, और चूंकि गाड़ी में उस समय प्रणब दा साथ नहीं थे, तो माखनलाल फोतेदार ने उनसे कहा कि आप नहीं जानते कि उन्होंने सीनियर मोस्ट को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की बात क्यों कही, 2 बार गुलज़ारी लाल नंदा को? तो राजीव गांधी ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट प्रणब मुखर्जी हैं और संभवतः वो चाहते होंगे कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस तरह चीज़ों को ट्विस्ट किया गया प्रणब मुखर्जी के खिलाफ। और कांग्रेस में ये एक पुरानी कल्चर है, किस तरीके से बड़े महीन तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा करके लोगों को काटा जाता है। तो वहां एक शक का बीज रोपण कर दिया गया प्रणब मुखर्जी के खिलाफ। ये अलग बात है कि जब राजीव गांधी एम्स पहुंचे, तो वहां के एक वॉशरूम में सोनिया गांधी उनको लेकर के घुस गईं और दोनों के बीच में काफी देर तक बहस होती रही। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करें। उनको डर था कि जो हाल उनकी सास का हुआ है, कहीं उनके पति का भी ना हो जाए। वो डरी हुई थी उस समय। लेकिन तब तक पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हो चुकी थी, राजीव गांधी को नेता चुन लिया गया था और संसदीय बोर्ड की बैठक का ड्राफ्ट खुद प्रणब मुखर्जी ने तैयार करके
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को भेज दिया था और उसमें ये आग्रह किया गया था कि उनको प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कराई जाए और राजीव गांधी वहां से निकले, राष्ट्रपति भवन गए और उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन जब 1984 में नए सिरे से चुनाव कराने का ऐलान हुआ, तो चुनाव हो गए और 404 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। पंजाब में बाद में चुनाव हुए थे क्योंकि उस समय वहां पर आतंकवाद अपने चरम पर था। वहां से भी 10 सीटें कांग्रेस को मिली। तो कुल मिलाकर के राजीव गांधी के नेतृत्व में 1984 में 414 सीटें कांग्रेस को मिली थी और ये कांग्रेस के लिए कम से कम मैं कह सकता हूं कि भूतो न भविष्यति। इससे पहले भी कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं मिला था और इसके बाद भी कभी नहीं मिला। लेकिन जब कैबिनेट का गठन हुआ नई सरकार का, तो उसमें प्रणब मुखर्जी नहीं थे और प्रणब मुखर्जी इतने आहत हुए इस घटना से, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। ये अलग बात है कि उस पार्टी का कुछ खास असर जमीन पर दिखाई दिया नहीं पश्चिम बंगाल में और बाद में एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह और कुछ दूसरे नेताओं की मध्यस्थता से प्रणब दा फिर से कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बनाए गए, बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी रहे। फिर वो मेन स्ट्रीम में आ गए थे। लेकिन ये परिवार किस तरीके से सोचता है, किस तरह की इनसिक्योरिटी इनके दिल और दिमाग में बैठ जाती है किसी को लेकर के। और दूसरी घटना जिसकी वजह से सोनिया गांधी इनसिक्योर थी, वो थी जब 1991 में राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने हत्या कर दी और अचानक से ये फैसला करना पड़ा कि अब चूंकि राजीव गांधी नहीं रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कौन? हालांकि जो पहले दौर का मतदान हुआ था, तब तक राजीव गांधी की के साथ वो मिस्ट्री नहीं हुई थी। पहले दौर के चुनाव में कांग्रेस के प्रति लोगों का जो रुझान था, कोई बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद जो दूसरे दौर का मतदान हुआ और जो काफी समय के लिए टाल दिया गया था, जबकि टाला नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उस समय का चुनाव आयोग तो उनकी जेब में था, कांग्रेस की। तो चुनाव टाला गया, बाद में चुनाव हुआ। मतदान का फायदा ये हुआ कि कांग्रेस बहुमत के काफी करीब पहुंच गई, हालांकि बहुमत से दूर रही। उसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपीज को खरीदने का और कैश फॉर वोट वाला कांड हुआ था, जिसमें सजाएं भी हुई थी कुछ लोगों को और तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी एक्यूज किया गया था। बहरहाल उस समय पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पीवी नरसिम्हा राव अपने तरीके से काम करने के लिए जाने गए। वो 10 जनपद के चक्कर नहीं काटते थे। सोनिया गांधी और उनकी जो टीम थी, वो चाहती थी कि बड़े फैसलों से पहले मैडम की राय ली जाए, वैसा भी नहीं होता था। हाँ, जो गवर्नर नियुक्त किए जाते थे या कुछ दूसरे बड़े फैसले थे, उनमें राय ले ली जाती थी। लेकिन जो सरकार के नीतिगत फैसले थे, उसमें सोनिया गांधी की दखल नहीं थी और बहुत जल्दी दोनों के बीच में टसल शुरू हो गई थी। आप इस टसल का जो आफ्टर इफेक्ट है, उसके बारे में इस घटना से समझ सकते हैं कि जब पीवी नरसिम्हा राव की डेथ हुई, तो जिस तरीके से अभी हम फैसला सुन रहे हैं कि मनमोहन सिंह का पार्थिव देह कल सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा, ऐसा कोई फैसला कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव की डेथ के बाद नहीं लिया था। और जो गोल चक्कर है 10 जनपद के पास, कांग्रेस मुख्यालय से पहले लाल बहादुर शास्त्री स्मृति के पास, वहां उनकी पार्थिव देह को लिए हुए मिलिट्री का ट्रक इंतजार करता रहा और उसके बाद उनको हैदराबाद के जरिए आंध्र प्रदेश जाना था।
तो वहीं उनकी अंत्येष्टि होनी थी। लेकिन उनको कांग्रेस मुख्यालय में नहीं ले जाने दिया गया, क्योंकि सोनिया गांधी से उनकी जो अदावत थी, उसका ये हश्र उनके समर्थकों को और देश को देखने को मिला था। दोनों घटनाएँ, प्रणव दा वाली जो उनका मंतव्य क्या था, क्या नहीं था, वो तो वो जाने, वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन बाद में जब लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि उनके मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। चूँकि राजीव गांधी ने पूछा था, तो उन्होंने बता दिया था उनको कि क्या हुआ था। लेकिन कान भरने वाले तो साहब कान भर गए और वो कांड हो गया। तो प्रणब मुखर्जी के को लेकर के इनसिक्योर थी सोनिया गांधी कि कहीं ये भी दूसरे पीवी नरसिम्हा राव साबित ना हो जाए। इसलिए उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसका कोई जनाधार भी ना हो। भाई मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा में ही रहे। लोकसभा का तो एक चुनाव नई दिल्ली से लड़ा था, वो हार गए थे। तो कभी वो जनता के लीडर तो रहे नहीं। बैकडोर से पार्लियामेंट पहुंचते रहे और ऐसे जो यस मैन थे पूरी तरीके से। और ये कहा भी जाता है मनमोहन सिंह काबिल अर्थशास्त्री रहे होंगे। हालांकि इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें की जाती हैं कि उनके समय 10% से ऊपर मुद्रास्फीति की दर क्यों पहुंच गई, और जो काम हो सकते थे 10 साल में वो क्यों नहीं हुए। 2014 के बाद में जिस तरह के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, बुनियादी ढांचा, लोगों के जीवन में सुधार हुआ, डिजिटली हम स्ट्रांग हुए, पूंजी निवेश आना शुरू हुआ, देश की दशा दिशा बदल रही है। वो एक इकोनॉमिस्ट के समय भी हो सकता था, नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की खबरें कितनी आती थी उस समय, वो अपनी जगह। तो कहने का आशय ये है कि एक इनसिक्योरिटी सोनिया गांधी की थी और वो ये जानती थी कि प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह जैसे नहीं साबित होंगे। तो मनमोहन सिंह को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चुना, प्रणब मुखर्जी को नहीं। इसके बावजूद कि प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे थे, बल्कि जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे संभवतः इंदिरा गांधी के साथ उनकी कैबिनेट में, तो उस समय मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आदमी प्रणब मुखर्जी को सर कहता था, मनमोहन सिंह, फिर प्रणब मुखर्जी उनके अंडर में उनकी कैबिनेट में मंत्री बने, उनको वित्त मंत्री बनाया गया। और प्रणब मुखर्जी के राजीव गांधी से भी ठीक-ठाक ही संबंध थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब उन्होंने शपथ ली, तो प्रणब मुखर्जी उनकी कैबिनेट में भी थे। और ऐसा नहीं है कि प्रणब मुखर्जी से सलाह नहीं ली जाती थी, चाहे राजीव गांधी हों या दूसरे नेता हों, उनका अपना एक स्थान था। लेकिन बाद में साहब जो घटनाक्रम हुआ, उसमें हमने देखा कि सोनिया गांधी भीतर से प्रणब मुखर्जी की मेधा से भी, और उनको लेकर के जो पीवी नरसिम्हा राव के साथ उनके अनुभव थे, उसके मद्देनजर उन्होंने मनमोहन सिंह को चुना, प्रणब दा को एज प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना। बल्कि एक तो चर्चा चलती है कि प्रणब मुखर्जी को शुरू-शुरू में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए भी सर कह कर के बुलाते थे। तो बाद में प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा कि अब आप मेरे से सीनियर हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। बहरहाल बाद में प्रणब मुखर्जी जब अ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उस समय राष्ट्रपति थे, तो उनके दोनों के संबंध किस तरह के थे, कितने सम्मान और विश्वास के थे। नरेंद्र मोदी ने एक बार उनके
पैर छू करके आशीर्वाद माँगा था जब वो राष्ट्रपति थे। और बाद में हमने ये भी देखा कि प्रणब मुखर्जी को नरेंद्र मोदी सरकार ने ही भारत रत्न दिया। और जब भारत रत्न दिया, वो जो समारोह हो रहा था, उसमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका या उनका कोई भी करीबी मौजूद नहीं था। उन्होंने एक तरीके से प्रणब मुखर्जी से अपना रिश्ता ही खत्म कर लिया था। और प्रणब मुखर्जी बाद में संघ मुख्यालय नागपुर भी गए। एक व्याख्यान के सिलसिले में, एक संबोधन के सिलसिले में, वहाँ संघ प्रमुख ने उनका स्वागत किया था। और दोनों के बीच की गर्मजोशी भी देखने लायक थी। तो प्रणब मुखर्जी एक अलग तरह की राजनीतिक कहना चाहिए कि अपनी थाती रखते थे, अपना स्थान रखते थे, अपना जनाधार रखते थे, रीढ़ विहीन नहीं थे, अपने दिमाग से काम करते थे। कठपुतली की तरह व्यवहार करना उनको स्वीकार नहीं था। और इसीलिए संभवतः सोनिया गांधी ने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया था, जबकि हक उन्हीं का बनता था, योग्य वही थे। अधिक राजनीतिक समझबूझ और दूसरे पैरामीटर्स पर भी जितना बड़ा राजनीतिक अनुभव प्रणब मुखर्जी का था, उतना मनमोहन सिंह का नहीं था। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।